Good evening and welcome to the Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आपके लिए देश विदेश की खबरों को लेकर हाजिर हैं। प्रमुख समाचारों का हम विश्लेषण भी करेंगे। खास खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक संपादक A.K. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं राजेश लेख। Benchmark domestic indices declined. Sensex drops over 1,100 points. Nifty settles below 24,500. Major Asian indices fall with South Korea's Kospi tumbling over 12%. And global crude oil prices rise. घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स 1100 अंक से अधिक गिरा। निफ्टी 24,500 के नीचे बंद हुआ। एशिया के प्रमुख बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 12% से अधिक गिरा और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़त दर्ज की गई। Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 1,123 अंकों की गिरावट के साथ 79,116 पर बंद हुआ। निफ्टी 385 अंक गिरकर 24,881 पर आ गया। पश्चिम एशिया में तनाव 5वें दिन जारी रहने से निवेशकों में निराशा बनी रही, जिसके चलते बाजारों में चौतरफा बिकवाली दिखाई दी। आज सुबह बाजार खुलने के समय सेंसेक्स 1,700 अंक और निफ्टी 477 अंक तक नीचे आ गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा सूचकांकों ने गिरावट को कुछ हद तक थाम लिया। Benchmark equity indices extended their bearish run today with the Sensex and the Nifty plunging around 1.5%. By the close, the Sensex nosedived 1,123 points to close at 79,116, while the Nifty plummeted 385 points to settle at 24,481. As escalating tensions in West Asia entered their fifth day, investor sentiment weakened, triggering broad-based selling across the markets. Earlier today, the markets opened in turmoil with the Sensex tumbling over 1,700 points and the Nifty slumping 477 points from its previous close. However, as the session progressed, the indices recovered some of their early losses. सेंसेक्स की 30 में से 27 कंपनियों में गिरावट दर्ज की गई। गिरावट दर्ज करने वाली कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर 6.8%, लार्सन एंड टूब्रो का शेयर 4.5% से अधिक और बजाज फाइनेंस का शेयर लगभग 3.4% तक गिरा। बढ़त दर्ज करने वाली कंपनियों में भारतीय एयरटेल का शेयर लगभग 1.8%, इन्फोसिस का शेयर 1.5% और टेक महिंद्रा का शेयर 0.5% तक बढ़ा। Among the sectoral indices at the BSE, all sectors edged lower except IT, which remained flat. Among the top losers, metal tanked 4%, oil and gas dropped almost 3.6%, and PSU banks lost 3.5%. The overall market breadth of the BSE was negative as shares of 3,245 companies declined, 1,053 advanced and 135 remained unchanged.
और आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 67 पैसे गिरकर अपने सबसे निचले स्तर 92 रुपए और 14 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती दर्शाता है, दिन के कारोबार में 98.74 पर कारोबार कर रहा था। भट्टाचार्य जी, जैसा शेयर बाजार का हाल हम लगातार देख रहे हैं, आप किस तरह से एनालाइज करेंगे कि जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसकी वजह से भारत से लेके और बाहर एशिया के अन्य देशों में लगातार हमें गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन खास तौर से अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आपको क्या लगता है कि अभी किस तरह की गिरावट हमें आने वाले दिनों में और दिखाई देगी और कितना बाजार कंटेन कर पाएगा अपने को? देखिए, जो पहली बात तो है, जो एक हलचल जो है, उथल पुथल जो है, वो तो साफ दिख रहा है। पर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा, जैसे आपने भी कहा, कि बाजार जब ओपन किया तब जो उनकी जो डिक्लाइन जो थी, गिरावट थी, उससे बाजार के चलते वक्त उसमें काफी रिकवरी हुई जी। 1700 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट शुरुआती दौर में हुई, उसके बाद वो गिरावट जब क्लोज हुआ वो 1100 पॉइंट में आ गई। इसका मतलब मार्केट में थोड़ी बहुत जो रेजिलियंस की कमी नजर आ रही थी शुरुआती दौर में, वो रेजिलियंस वापस थोड़ी बहुत आ गई है। मेरा मानना ये है कि ये जो हलचल और उथल पुथल ये चलता रहेगा जब तक न जो पश्चिम एशियाई की जो टेंशन्स जो हैं वो कंट्रोल में ना आए। ये जो युद्ध कहिए या दोनों में जो लड़ाई चल रही है, मैं समझता हूं कि ये मार्केट को ये संदेश दे रहा है कि इस टेंशन के चलते तक जी। 2-3 चीजों में भारत के लिए और हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। पहली बात तो यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जिससे विश्व की करीबन 1/5 मतलब 20% 20% जो सामान गुजरती हैं, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो अपनी मौजूदगी से उनको खोलेंगे, पर उससे कितना खुलासा होगा, कितना नहीं होगा, वो मालूम नहीं है अभी तक, वो हमें देखना पड़ेगा। और हमारी जो टोटल भारत की जो तेल की जो आयात होती है, उसका करीबन आधा 50% जो तेल जो आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जी। और क्योंकि ट्रम्प साहब के साथ थोड़ा बहुत अनबनी से जो हमारा रशियन ऑयल का जो आयात जो था वो करीबन 36 से 40% हो गया था, पर वो नीचे आ रहा है। और हमारी जो निर्भरता है जो वेस्ट एशिया ऑयल और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है उसमें बढ़ रही है। तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि ये मार्केट में जरा ये उथल पुथल है और ये मैं समझता हूं कि जब तक ना ट्रम्प साहब एक ऐलान करते हैं कि कब तक ये टेंशन चलेगा, कब तक वो अपनी जो लक्ष्य जो है उनका कि एक रेजीम परिवर्तन का जो लक्ष्य जो था वो हासिल करते हैं, तब तक मैं समझता हूं कि ये चलता रहेगा। और उसके साथ साथ जो भारत के लिए जो चैलेंजेस जो आ रही हैं, चुनौतियां जो आ रही हैं, वो चुनौतियां दो तरफ की आएंगी। एक तरफ की तो चुनौती ये है कि स्टॉक मार्केट में ये जो उतार और चढ़ाव जो हो रहा है उससे विदेशी जो निवेशक जो है वो अपने पैसे बाहर ले जा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि रुपए के ऊपर दबाव हो रहा है। इसीलिए आपने जैसे कहा कि रुपए में काफी थोड़ा बहुत अवमूल्यन हुआ है उसमें, तो एक तरफ वो है। लेकिन रुपए में थोड़ा बहुत नहीं हुआ, ये तो अब तक का सबसे नीचे का स्तर तो 92 रुपए में आ गया वो, तो काफी है वो, तो वो हुआ है। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी काफी इंटरवेंशन भी किया है। आज तो वो शायद इतना नहीं किया होगा उन्होंने, पर उन्होंने जरूर किया होगा, इसीलिए कंट्रोल है ये स्ट्रक्चर। और दूसरी बात ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें थोड़ी बहुत जो इंडिकेशन जो आ रही हैं, अगर आप SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप देखेंगे उसमें थोड़ी बहुत इक्विटी की तरफ
ध्यान उनका कम हो गया है। पर विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि ये शायद ये भी एक मौका भी हो सकता है, क्योंकि इस दाम में आप अगर 79,000 के सेंसेक्स में अगर आप एंटर कर सकते हैं, अगर आपकी जो लॉन्ग टर्म गोल है, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की गोल है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, अर्निंग्स प्रोजेक्शन जो है कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो तो अभी तो बरकरार है। तो जिस इन्वेस्टर की, निवेशक का दृष्टिकोण थोड़ी दूरवर्ती है, उनके लिए मैं समझता हूं कि ये शायद मार्केट में एंटर करने का मौका भी हो सकता है। पर सही बात तो यह है कि इस वक्त मार्केट थोड़ी घबराहट में है और लोग इससे दूरी रहेंगे। मिस्टर Bhattacharya, what is the realistic upside risk you see for crude, and how vulnerable does that leave India's macros over the next 3 to 6 months? Let me first give you a broad, it's a very good question that you raised, Mr. Lake. Let me set the context. The context is that right now, the world is slush with crude oil. Okay. The dependence on regular production and regular refining and supply of oil is far less than what they used to be even a year and a half ago. Right now, US is sitting on huge reserves. China is sitting on reserves for more than 60 or 70 days. India is sitting on reserves of 25 days, and plus, if you take the products also, it is little more than 50 days. So therefore, and this is apart from the oil companies globally. So it is this availability of oil in the market, surplus oil, that is making probably an assessment of India's adverse consequences because of the oil market less adverse in my view. So yes, if you have noticed that yes, the crude oil prices, particularly the Brent crude, did go up and then it again settled down. So it will remain volatile. It will be a cause for concern. But as of now, given the reserve position globally available, I don't think it will be a cause for concern immediately. Okay. So, number 2 point is that whether the India's current account deficit gets impacted, and that will be a macroeconomic risk. Right. Now, the macroeconomic risk is impacted at one level, the foreign money is going out. At another level, your dependence on crude oil continuing to remain as high as 88%, your bill, oil import bill might go up. So both ways, it might act some sort of a pressure point for India's current account deficit, so which right now it is in a very healthy 1.1% of GDP or so. Now, if it goes up, then probably it will mean some cause for concern. Bhattacharya, this leads me to ask you about my next question on if crude stays elevated and the dollar remains strong, do you expect a second round impact on India's inflation trajectory and RBI's rate stance, and how might that feed back into equity valuations? It's a relevant and very important question. What I would say is this, that yes, there are inflation concerns arising out of this situation. And certainly, even without this, Reserve Bank of India's last monetary policy review had clearly indicated that the time for a rate cut is not now. So it is good that they stayed where they were. There's a neutral stance. There was no change in the stance either. So I think a rate cut possibility is gone further away from us. And its inflation will certainly affect the overall performance of the economy. And we need to be guarded. We need to be very careful with whatever is happening with the economy and the markets. So, given the current stress, which sectors would you ask investors to avoid on further bounces?
high beta small caps, rate sensitive consumption names, or globally linked cyclicals like autos and metals. इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा जो राजेश ने कहा कि कहाँ पे कॉशन रखें, कौन से सेक्टर हैं जो आप बात कर रहे थे रिटेल इन्वेस्टर्स के इस लेवल पे एक मौका है, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां उनको एंटर करना चाहिए? सही सवाल. I would say that this is the time to go back to the trusted and the faithful sector, which is the large cap, big companies, top 30, 50 companies. If you look at the latest performance of these companies, their earnings are intact. They are investing in the market. They are also profit growth is also coming back. So therefore, if you want to stay in the market and if you want to reposition yourself or rebalance your portfolio, this is the time to focus on areas and sectors that are large cap, that are demand-led in the sense that manufacturing sector, infrastructure sector, although today IT did relatively better, but I would say they even IT, they were flat, but Infosys did very well today. But nevertheless, I would say that this is the time to go into IT or technology stocks. It's better to go into the hardcore manufacturing, auto, healthcare, infrastructure stocks. और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव के चलते दुनिया के बाजारों में निराशा दिखाई दे रही है. एशिया के बाजारों में भी आज गिरावट का दौर चलता रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 12% से अधिक गिरा. सितंबर 2001 के बाद से किसी एक दिन में होने वाली यह सबसे बड़ी गिरावट है. जापान में निकेई सूचकांक 3.6% की गिरावट दर्ज की गई. सिंगापुर का स्ट्रेस टाइम्स इंडेक्स 2.1%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 2% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग 1% गिरा. यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी आज गिरावट का रुख बना रहा. अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स लगभग 1.5% की बढ़त के साथ और फ्रांस का कैक में गिरावट 1.1% की चल रही थी. लंदन के फुटसी में लगभग 0.7% की गिरावट दर्ज की गई. भट्टाचार्य जी, सबसे बड़ी खबर जो हम देख रहे हैं दक्षिण कोरिया से आ रही है कि 12% से अधिक की गिरावट कोस्पी में दिखाई दी है, जो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है. क्या ऐसे कारण है कि इतनी गिरावट हमें दिखाई? How are you reading the sharp risk-off move across the Asian markets? The most important thing is Korea is, along with, I would say, China, I would say Korea is extremely dependent on oil, and that oil comes from the West Asian side. So, and they have a longer distance to cover, and so similarly Japan. So the entire, if you look at the Asian markets, Korea or Japan, or even Hong Kong, you see that the oil is being the spoiled sport, which is why आप देख रहे हैं कि जो तेल की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया, तो मैं समझता हूं कि ये मार्केट में काफी हलचल मची रहेगी. And that, to my mind, is the main reason. Okay, and also the Korean won has also fell sharply against the US dollar. Say 10.1. See, the important thing to notice that they are correlated. When your market falls, then your foreign money goes out. And the foreign money goes out, then there's a demand-supply mismatch, and therefore you are likely to see a depreciation in the value of your currency. And also what we just, my colleague read, how do you see the European indices were trading in positive zone? Yesterday today also. They are less dependent on West Asian oil and more dependent on the Russian oil, from where both the oil and the gas are coming in good quantity. And probably they also remember they are an alliance, and they are part of that alliance, although some of them have questioned and criticized the Israeli-US attack on Iran. But by and large, they are endorsing this move. So the markets are probably reflecting that.
यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को बता दें कि यूरोप के बाजारों में आज लगातार बढ़त दिखाई दी, तीनों ही बाजारों में, जर्मनी में, फ्रांस में और लंदन के फुर्जी में अंतिम समाचार मिलने तक गिरावट चल रही थी। Okay, let's go on to the Directorate General of Foreign Trade, DGFT, has constituted an inter-ministerial group to assess the impact of ongoing geopolitical developments on India's exports, particularly supply chain disruptions. And also moving on to the U.S. markets. Amrish, just a minute. Wall Street closed sharply lower yesterday as widening conflict in the West Asia drove energy prices higher and raised investor concern about inflation. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index plunged around 1%, the S&P 500 slipped more than 0.9%, and the Dow Jones Industrial Average lost over 0.8%. How do you see this widening conflict which is bringing about Wall Street lowering so sharply? You know, the U.S. markets are obviously very nervous, and actually the domestic economy, whatever was seeing in terms of tapering growth, as well as this war, which many experts believe to be a war of choice and war of not a war of necessity, has caused that nervousness in the market. So it is the developed countries market, the U.S. market, which is probably something which is a bigger cause for concern. Because as you know that the U.S. markets are the world is one of the largest markets, and therefore they have a contagion effect. The Asian markets may probably follow suit. So therefore, what is happening in the U.S. because of what's really happening in the West Asian conflict zone is something that is a cause for concern. It is not an issue which can be brought under control without any clear signal from the U.S. administration on what would be. So what would your expectations be from the Fed? The meeting is scheduled for somewhere around the 17th or the 18th of March. My sense is that Mr. Trump's expectations of a cut in interest rate is probably not going to be realized right now, given the uncertainties and given the stock market's position right now. लेकिन भट्टाचार्य जी, अगर हम यूरोप के बाजारों की बात करें तो तीनों ही प्रमुख बाजारों में हमें बढ़त का रुख दिखाई दे रहा था, तो ये बाकी बाजारों से थोड़ा सा अलग तरह का कंडक्ट कैसे दिखाई दे रहा है? अलग से इसलिए है कि उनकी जो वेस्ट एशिया की उनकी जो तेल की जो खपत है, जो आयात जो है, वो तुलनागत दृष्टि से देखें तो वो कम है। तो वो अपना तेल रशिया से ज्यादा मंगाते हैं, इनका गैस भी रशिया से ज्यादा आता है। तो इस वक्त उनकी जो तेल की जो अनसर्टेनिटी पैदा होती है वो थोड़ी बहुत कम हो रही है। पर मैं समझता हूं कि अगर युद्ध जो छिड़ गया है, ये अगर और भी स्प्रेड करे तो यूरोपियन बाजार भी उससे इम्पैक्टेड होंगे। So how will US now be impacted more in terms, they are the leader of the pack. So how are they going to be affected from this war that is going on, considering that, as you said, they have a huge pile-up with them, the oil pile-up with them? Yeah. You know, my sense is that they will be using their oil resources for their own consumption. And Venezuela is there for them, and which is why the markets are nervous. So I have a feeling that the Strait of Hormuz closure will be enforced intermittently. I think the U.S. Navy will come in and intervene, and yes, the war may continue, may not continue, but I don't think, just as it is Trump's war of choice, it is also, to me, going by the market reaction, particularly the commodities market reaction, the sense one gets is that probably this is a war that is not going to last for long.
maybe see a couple of weeks at the most. At the most. लेकिन भट्टाचार्य जी ये भी हो सकता है कारण कि जो कॉस्ट है पूरी इस युद्ध की उसकी वजह से भी ये एक निगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है. कॉस्ट है और जो रीजन में अब जो टेंशन पैदा हुई है उसको भी क्योंकि काफी सारे यूएस एलाइज जो हैं अरब कंट्रीज में उसमें भी काफी हलचल मची हुई है, उसका भी इम्पैक्ट है. Okay, we mentioned about the Directorate General of Foreign Trade constituting an interministerial group, and they are going to assess the impact of ongoing political developments on India's exports, particularly the supply chain disruptions. So how is it going to be helpful? This is a very, very important step that has been taken because what is happening right now is the global economy being what it is, that it is all about supply chains, and what is being disrupted are these supply chains. And this interministerial group, which is supposed to look at all the areas where the supply chain disruptions have caused either any problems for exports or any particular sector whose exports or even manufacturing which contributes to exports have been affected. So therefore, I think it's a very timely step. It will, apart from monitoring the situation, it will also inspire a lot of confidence in the Indian industry, in particular the MSME segments, which otherwise don't have much access to really what's really happening. So it's a good decision, timely decision that has been taken to monitor the disruption levels and come in with steps by which you can remove those, address those concerns. जी, जैसे भट्टाचार्य जी आपने कहा जो एक आंतरिक समन्वय का तंत्र डीजीएफटी में बनाया गया है उसके लाभ आपको दिखाई दे रहा है कि काफी एकदम आपने सही कहा, क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है कि विभिन्न मंत्रालय जो काम कर रही हैं, जो एड्रेस कर रही हैं, वो अपने अपने मंत्रालय से कर रही हैं. ये जो है एक इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप है और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर बनाया गया, उनके अंतर्गत ये बनाया गया है मिनिस्ट्रियल ग्रुप, जिसमें कि डिफरेंट मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री कहिए या फाइनेंस मिनिस्ट्री कहिए, ये सारे मिनिस्ट्री के सदस्य रहेंगे इसके अंदर और वो एक साथ मिलके इसकी समीक्षा करेंगे. उसके बाद क्या डिसीजन लेना चाहिए उसके बारे में भी तय करेंगे. Global crude oil prices gained today as the West Asia conflict entered its fifth day, raising fears of supply constraints. Brent crude was trading over 1.5% higher at $82 and 65 cents per barrel, and WTI crude was trading 0.8% up at $75 and 16 cents per barrel when reports last came in. Mr. Bhattacharya, very quickly, how would you now comment on India's strategy going forward, given the way the crude is going up? Well, the fact of the matter is that India as a country is dependent on crude oil imports, and crude oil prices have gone up. It means it is impacting our import costs. There will be some pressure on our reserves or even the trade deficit, but I think we will manage at this price level. The situation is manageable. Okay. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 1.6% up at 1,64,200 rupees per 10 grams, while silver was trading 3.2% higher at 2,74,680 rupees per kilogram a short while ago. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 1.6% बढ़कर 1,63,675 रुपए प्रति 10 ग्राम पर और मार्च अनुबंध वाली चांदी 4.3% से अधिक बढ़कर 2,69,666 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. Mr. Bhattacharya, thank you so much for being with us on Market Mantra. Thank you very much. The headlines once again: benchmark domestic indices decline, Sensex drops over 1,100 points, Nifty settles below 24,500. Major Asian indices fall with South Korea's Kospi tumbling over 12% and global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
Market Update.